राधे राधे मित्रों, आशा करता हूँ आप कुशल होंगे। मैं हूँ नवीन सैनी और आप सभी लोगों का एसकेडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं हिंदी के दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। तो आइए हिंदी के दूसरे प्रैक्टिस सेट के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो हमें बताना है कौन वर्ण घोष नहीं है। तो जैसा कि घोषत्व के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। घोष वर्ण उन्हें कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो जाए, यानी कि सभी स्वर वर्ण क्या होंगे, आपके घोष होंगे। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ये भी आपका घोष वर्ण है, अ की बात करूँ ये भी आपका घोष वर्ण है, क्योंकि ये दोनों स्वर हैं। अब हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये दो रह गए। तो इसके बाद बात करें कि सभी स्वर वर्ण आपके घोष होते हैं और साथ ही साथ स्पर्श व्यंजन वर्ग के स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो यदि हम बात करें क्या यह स्पर्श व्यंजन, यह स्पर्श व्यंजन तो है ही है, छः क्या है, छतरी वाला छः स्पर्श व्यंजन तो है ही है, लेकिन क्या यह स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है? तो हमें देखना होगा। तो अगर हम बात करें ये च वर्ग का वर्ण है तो च छ, तो च आपका पहला वर्ण आ गया और छ दूसरा वर्ण, यानी कि ये दूसरा वर्ण है स्पर्श व्यंजन का, जो कि दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। तो ये क्या है, आपका अघोष वर्ण है। ठीक है, यह घोष वर्ण नहीं है। तो यहीं पर आपका उत्तर मिल जाता है कि कौन वर्ण घोष नहीं है। तो छतरी वाला छः, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर रहा। ठीक है मित्रों, और यदि मैं इस ऑप्शन डी की बात करूं तो यह ट ठ ड, तो ये तीसरा वर्ण है। कौन सा वर्ण है, तीसरा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा ये वर्ण क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। तो इस तरह से आपका ए भी घोष वर्ण है, बी भी घोष, सी भी घोष वर्ण है और डी भी घोष वर्ण है। कौन सा घोष वर्ण नहीं है, ये छः, ये आपका घोष वर्ण नहीं है, ये अघोष वर्ण है। तो अघोष वर्ण प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और उस व्यंजन का तीनों स क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो मित्रों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो देखिए, अगर मैं कृपा शब्द की बात करूँ तो कृपा में री शब्द है। अब जैसे आधा, अगर मैं क में री निकाल दूँ तो ये आधा का हो जाएगा प्लस री हो गया। तो यहाँ पर किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो इस शब्द में री है। अगर मैं इसमें भी देखें तो इसमें भी हम देख सकते हैं, इसमें भी आपका री है और दृष्टि में इसमें भी आपका री है। तो कहाँ पर री नहीं है, ऋषि वाला री कहाँ नहीं है? तो ऑप्शन डी में नहीं है। तो ये आपका उत्तर बन गया। अब अगला क्वेश्चन मित्रों, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है स्वर के बाद आने वाले नासिक के ध्वनियाँ, स्वर के बाद आने वाले नासिक ध्वनियाँ। तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और जो नासिक को अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, नासिक होता है। ठीक है, हाँ। तो इस तरह स्वर के बाद आने वाले नासिक ध्वनियाँ, ठीक है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, अनुस्वार कहलाती है। स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ क्या कहलाती है? स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वे वर्ण जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो ये आपका स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा मित्रों। तो इस तरह से हमारा 33वां का ऑप्शन ए सही जवाब रहा। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, अनुस्वार कहलाती हैं। ठीक है, स्वर के बाद आने वाली, ठीक,
अनुस्वार कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है किस शब्द में गुण संधि है। तो फटाफट जवाब दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किस शब्द में गुण संधि है। तो अगर मैं बात करूँ सिंधुर्मी, तो सिंधु धन उर्मी, तो इसमें कौन सा दीर्घ संधि हो जाएगा। और ऑप्शन बी की बात करें तो भारत धन इंदु, तो भारत धन इंदु, तो त में अ हो गया, त में अ प्लस ई, अ और ई मिलके क्या बना देंगे, ए बना देंगे। तो ये क्या है, यही आपका गुण संधि है। ठीक है, गुण संधि क्या है, ए ओ आर अल जिस, ठीक है, तो ए ओ आर अल, तो यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, तो ये किसका द्योतक है, यह गुण संधि का द्योतक है। ए ओ आर अल ये अगर मिलते हैं शब्द के, ठीक है, बीच में अगर ये मिलते हैं, ठीक है, जैसे भारत और इंदु और अ और ई मिल के क्या बन गया, ए बन गया। तो देखा जाए तो इसके बीच में ए आया, तो ए ओ आर अल, दो शब्दों के बीच में अगर ए ओ आर अल ये ध्वनियाँ आती हैं तो वह कौन सी संधि कहलाती है, गुण संधि कहलाती है। तो किस शब्द में गुण संधि है, तो भारत हिंद में। ठीक है, नारी धनीश्वर, ठीक है, नारी धनीश्वर यानी कि, ठीक, नारी में क्या आपका बड़ी प्लस ईश्वर में भी आपका बड़ी मिलकर क्या हो गया, बड़ी, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गया। अब देखिए लोकेश्वर, तो ए आपका गुण संधि है और आय हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन मित्रों, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। तो वृक्ष छाया कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर वृक्ष प्लस छाया, तो ये तो आपका विसर्ग, तो ये हो ही नहीं सकता। वृक्ष प्लस छाया, ठीक है, तो ये भी आपका छाया, तो ये भी आपका नहीं, क्योंकि विसर्ग संधि वृक्ष छाया, यह कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, और यदि इसकी बात करें तो ये देखिए, ये जो है वृक्ष और छाया, वृक्ष छाया का जो संधि विच्छेद होगा वह वृक्ष छाया होगा। ठीक है, तो वृक्ष प्लस छाया, तो इसी के बीच में ये अर्ध, ठीक, च का आगम हो जाता है, हलंत च का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो संधि विच्छेद होगा ये ऑप्शन डी होगा। तो वृक्ष प्लस छाया, तो इन दोनों के बीच में किसका आगम हो जाता है, हलंत च का आगम हो जाता है, तो ये आपका बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहा। अब शमश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा, तो शमश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शमश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा तो वह मूछ, क्या होगा, मूछ, ऑप्शन ए सही जवाब इसका। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आई होप इसका सभी लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, विलोम शब्द। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विलोम शब्द। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं, तो कि वर्ण को हम रंग के रूप में भी जानते हैं, वर्ण को हम जाति के रूप में भी जानते हैं, वर्ण को अक्षर के रूप में भी जानते हैं। तो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, आकाश। तो यही आपका उत्तर बन जाएगा, आकाश, ये आपका क्या है, उत्तर है। ठीक है, तो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, आकाश, तो ये आपका उत्तर बन गया। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची देखिए, जलज भी क्या है, कमल का पर्यायवाची है, तो ये तो उत्तर नहीं बनेगा, क्योंकि कमल का पर्यायवाची है तो जलज कमल का पर्यायवाची है, अंबुज कमल का पर्यायवाची है, पंकज कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची नहीं होगा, तो यह मनसीज, ये कमल का पर्यायवाची नहीं होगा, तो ये आपका उत्तर बन गया। अगला क्वेश्चन है कि जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो
के लिए एक शब्द होगा? तो फटाफट जवाब दीजिए मित्रों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, अन्य मनस्क। अन्य मनस्क, जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो। तो अन्य का मतलब क्या होता है? अन्य का तात्पर्य क्या होता है? दूसरी तरफ। अन्य का तात्पर्य होता है दूसरी या दूसरा। तो जिसका मन ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द, तो अन्य मनस्क हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा, अभिधा शब्द शक्ति में, अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, ठीक है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति में क्या उत्पन्न होता है? तो वाच्यार्थ, ठीक है, वाच्यार्थ प्रकट होता है। क्या होता है? वाच्यार्थ प्रकट होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। वह शब्द शक्ति या शब्द का व्यापार जिससे साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का बोध होता है, मुख्यतः प्रथम अर्थ का बोध कराने के कारण इसे मुख्य या अभिधा कहते हैं, और इससे निकलने वाला मुख्य अर्थ ही वाच्यार्थ होता है। ठीक है मित्रों, तो अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? वाच्यार्थ। और अगला हमारा क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगा भाई, आप बताइए। पशु पक्षी, तो ये तो आपके जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। गुण दोष, ये आप क्या है, किसी के गुण या दोष को आप महसूस करके ही तो बताते हो, गुण और दोष, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है मित्रों, तो गुण और दोष किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे किसी को आपने 1 कुंटल चावल फटाक से उठाते देखा, तो आपके मन में क्या भाव आएगा कि बहुत ही शक्तिशाली है। ठीक है, कोई बहुत ही दुबला पतला इंसान और 1 कुंटल चावल को फटाक से उठा देता है, तो आपने क्या महसूस किया कि बहुत ही शक्तिशाली है। तो आपने उसके गुण को देखा। कोई व्यक्ति है जो चेहरे से सुंदर नहीं है, लेकिन जब वो बोलना स्टार्ट करता है तो बोलने में क्या गजब की सुंदरता। तो आप बोलने में उसकी सुंदरता को महसूस करते हो, उसके भाव को आप रियलाइज़ करते हो, ठीक है, महसूस करते हो। तो जिसको हम न देख सके, न छू सके, न पकड़ सके, वह क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो गुण दोष जो होते हैं ना, इसे हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। अगला है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो ये काली पतलून, पतलून कैसी है? काली है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, वहाँ मोहन के अब ... कोई नहीं था। तो वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है, तो तक बताइए फटाफट मित्रों, क्या जवाब होगा? तो यह है संबंध बोधक अव्यय। क्या है? हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। तो तक क्या है आपका? संबंध बोधक अव्यय है। क्या है? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, ठीक है,
सी सही जवाब होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? तो को और के लिए, तो के लिए कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण से संप्रदान के लिए, ठीक है तो इस तरह से देखा जाए तो संप्रदान के लिए, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य में विधेयक किसके अंग हैं? तो उद्देश्य और विधेयक किसके अंग है? तो उद्देश्य और विधेयक किसके अंग है? तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, वाक्य के। जैसे मोहन पढ़ता है, तो मोहन क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, ठीक है, और पढ़ता है, ठीक है, तो जिसके द्वारा क्रिया किया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा क्रिया किया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। अब मोहन का क्या उद्देश्य है? पढ़ना, तो मोहन ये आपका उद्देश्य हो गया और पढ़ता है ये आपका विधेय हो गया। तो जो कर्ता होता है वो आपका उद्देश्य होता है और क्रिया और कर्म ये आपके क्या होते हैं? विधेय होते हैं। क्रिया कर्म क्या होता है? विधेय होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जो कर्ता है, ठीक, वो क्या होगा? आपका उद्देश्य होगा, और जो क्रिया और कर्म होंगे वो क्या होंगे? आपके विधेय होंगे। तो मोहन पढ़ता है ये क्या? एक वाक्य है। तो उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? तो वाक्य के अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है, ठीक है, तो इसमें भी उद्देश्य क्या है? तेंदुलकर है। क्या है उद्देश्य? तेंदुलकर है। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या बन जाएगा? ठीक है, क्योंकि कार्य करने वाला काम कौन करता है? इसमें कौन है? तेंदुलकर है, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपका 49 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो 49 नंबर का क्वेश्चन है, विराम चिन्ह का नाम है। तो विराम चिन्ह का नाम है, फटाफट बताइए। इसमें विराम चिन्ह का, ठीक है, तो नाम है अर्धविराम। क्या है? अर्धविराम। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसको हम अर्धविराम कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। इसको हम क्या कहते हैं? अर्धविराम कहते हैं। और यदि हम इस तरह लगा दें तो ये क्या होगा? आपका अल्प विराम होगा। ठीक है, और अगर मैं इस तरह से लगा दूं तो ये आपका क्या होगा? पूर्ण विराम होगा। कौन होगा? पूर्ण विराम, या हम विराम कर सकते हैं। ठीक है, और यदि मैं ऐसे कर दूं तो ये क्या होगा? आपका हंस पद होगा। ठीक है, तो विराम चिन्ह का नाम है क्या? अर्धविराम। ठीक, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? अब फटाफट जवाब दे दिए। तो कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रयुक्त होता है। अवसर का लाभ उठाना के लिए प्रयुक्त होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना। बाधा डालने का मुहावरा क्या होता है? रोड़ा अटकाना। क्या होता है? रोड़ा अटकाना, बाधा डालना। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ होता है। ठीक है, अपना हाथ पूजनीय होता है। अपना मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय, अपने हाथ में काम करना ही उपयुक्त होता है। तो अपना हाथ जगन्नाथ का क्या होता है? अपने हाथ से काम करना उपयुक्त होता है। अपने हाथ से काम करना उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए क्या होगा? तो फटाफट जवाब दीजिए मित्रों, बहुत ही आसान है। तो इसका जवाब होगा एक ही थैले के चट्टे बट्टे। एक ही थैले के चट्टे बट्टे। ठीक है, अगला है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? फटाफट मित्रों जवाब दीजिए आप।
तो अधिसूचना का प्रकाशन होता है राजपत्र यानी कि गजट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है, तो फटाफट मित्रों जवाब दीजिए। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? तो सामान आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, निर्माण कार्य करवाना। तो ये सभी निविदा सूचना का उद्देश्य ये सभी होता है। सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, निर्माण कार्य करवाना। तो ये उपरोक्त सही इसका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र या ज्ञापन या आदेश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? फटाफट मित्रों जवाब दीजिए। तो क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपत्र। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। तो मित्रों अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको पढ़कर जवाब देना है, ठीक है, तो इस गद्यांश का शीर्षक होगा। ठीक है, तो इस गद्यांश का शीर्षक कुसंग की महत्ता, अच्छी संगति, युवा पुरुष। ठीक है, तो फटाफट मित्रों जवाब दीजिए इसका क्या उत्तर होगा। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? संगति। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश करता है। तो कैसे जैसा कि कहते हैं जैसी आपकी संगति होगी वैसी आपकी रंगति होगी। तो इसमें शीर्षक क्या है? संगति है। कुसंग का अर्थ क्या होता है? ठीक है, कुसंग का अर्थ क्या होता है? बुरी संगति है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है। तो इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? फटाफट मित्रों बताइए। संगति का महत्व। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संगति का महत्व। तो आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसके साथ हम आपसे लेते हैं विदा और अगली वीडियो के साथ हम फिर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।